सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। भाषा को अंग्रेजी में लैंग्वेज, लिपि को स्क्रिप्ट, बोली को डायलेक्ट और व्याकरण को ग्रामर कहते हैं। इस पाठ को समझने से पहले इसके सामान्य परिचय को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। आपने बहुत से जीव जंतुओं को आवाज़ें निकालकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हुए सुना होगा। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कौवा अपने साथियों की आवाज़ सुनकर तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी आराम से ही आवाज़ों के माध्यम से अपनी भाषा को आसानी से दूसरों तक पहुंचाता रहा है और धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी बातों के लिए निश्चित इशारे करने लगे। इन्हीं आवाज़ों ने आज भाषा का रूप ले लिया है। अतः हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हुए अपने भाव और विचारों के आदान प्रदान को भाषा कह सकते हैं। भाषा की परिभाषा इस प्रकार है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए मौखिक भाषा का उदाहरण समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा समझेंगे। उदाहरण: अंजलि कुछ दिनों पहले ही शिमला से घूमकर लौटी और अंजलि ने अपने अनुभव दीदी को सुनाए। दीदी ने उसे सुने और दादाजी को बताए। यहाँ सुनना और बोलना वे माध्यम हैं जिसके द्वारा विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुँचाया गया और यह भाषा का मौखिक रूप है। इस प्रकार भाषा के जिस रूप से मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का उदाहरण: पुनीत का पत्र आया। रीता को पुनीत का पत्र पढ़कर अच्छा लगा। उसने पुनीत को एक पत्र लिखा। यहाँ पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप है। अतः भाषा के जिस रूप से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पहली है मातृभाषा, दूसरी राष्ट्रभाषा, तीसरी राजभाषा और चौथी है मानक भाषा। मातृभाषा वह भाषा है जहाँ हम जन्म लेते हैं और उस क्षेत्र में अपने परिवार के माध्यम से और क्षेत्र आसपास पड़ोस और सामाजिक परिवेश में जिस भाषा का अनुसरण करते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश में एक ही प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसे देश के प्रत्येक भाग में बोला और समझा जाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान निकोबार से लेकर राजस्थान तक
सभी इसका प्रयोग करते हैं। और हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत सरकार ने अच्छा बच्चों, मेरे बताने से पहले बच्चों यह बताइए कि हिंदी भाषा को किस रूप में स्वीकार किया गया है। हाँ, सही समझा आपने। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और यह 14 सितंबर 1949 को पूरे देश में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। हिंदी प्रांतों में यानी सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा को कार्यालयीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी इन प्रांतों की राजभाषा भी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, अंडमान निकोबार। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाएं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है वे हिंदी सहित 22 भाषाएं हैं। संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं इस प्रकार है: हिंदी, असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संताली। किसी भी भाषा को हम मौखिक और लिखित रूप में पढ़ते हैं और बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रत्येक भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। यानी ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का या सरल भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है। लिपि की परिभाषा: भाषा की ध्वनि चिन्हों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। तो इन अलग अलग देशों की या इन भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है और उनका प्रयोग भी ध्वनि चिन्हों के आधार पर होता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और उसका प्रयोग हिंदी भाषा के ध्वनि चिन्हों के आधार पर ही उदाहरण के रूप में लिखा हुआ है कि व्याकरण भाषा का सुधारक होता है। गुजराती की लिपि भी देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगला की बंगाली, मराठी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, वैसे ही चीनी भाषा की लिपि मंदारिन। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनकी अपनी भी लिपियां होती है। बोली: सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होती है और बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। उन्हें सरकारी कामकाज में भी मान्यता प्राप्त नहीं होती और बोली हर 10 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। भारत में ऐसे कई प्रांत हैं जहाँ विभिन्न प्रांतों में अनेक बोलियाँ बोली जाती है और बोली जैसे भोजपुरी,
बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि। हमने भाषा के रूप, बोली, लिपि इन सब का अध्ययन किया और समझा, परंतु जब तक हमें किसी भाषा का व्याकरण के अनुसार ज्ञान न हो तो हम उस भाषा के सही प्रयोग के शुद्ध व अशुद्ध रूप को नहीं जान पाते। इसीलिए भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है और प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। चलिए हम इन दो वाक्यों के आधार पर समझते हैं। पहला, 4 आदमी उधर जा रही थी। दूसरा वाक्य, दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, यह वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि इनकी क्रियाएं कर्ता के अनुसार नहीं लिखी गई। क्रियाएं मतलब वर्ब और कर्ता मतलब सब्जेक्ट। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है कि 4 आदमी उधर जा रहे थे और दूसरा वाक्य, दोनों लड़कियां खाना बना रही है। इस प्रकार व्याकरण द्वारा हमें भाषा की शुद्धि का पता चलता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। और भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए नियम होते हैं और इनके ज्ञान से ही भाषा के शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण समझ में आया होगा। इसी आधार पर मैं आप लोगों को 1 या 2 प्रश्न पूछ रही हूँ, आप उनका उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न पहला, भाषा से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 2, भारत के संविधान में किन किन भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? उनके नाम लिखिए। धन्यवाद।